हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर हम बात करें आज के हिंदी के पेपर की, आपका हिंदी का पेपर मेरे पास आ चुका है। काफ़ी आसान पेपर था, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी के 20 से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, ठीक है? बहुत अच्छा पेपर था ये। अगर हम बात करें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कि सबसे पहले कौन-सा विकल्पीय प्रश्न आया था, तो आया था कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? ठीक है, कंठ यहाँ पर पूछा गया था कि कौन-सा वर्ण है जो कंठ से उच्चारित हम करते हैं, जिसमें ऑप्शन थे आपका ता, गा, झा और वा। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि व्यंजन की जो पहली लाइन होती है, वो हम कंठ से उच्चारित करते हैं। जैसे का, खा, गा जो है, ये सारा हम किससे उच्चारित करते हैं? कंठ से करते हैं। तो यहाँ पर गा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन जो होते हैं, वो वर्ग की किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर हम स्वर की बात कर रहे होते तो उसमें एक मात्रिका आ जाता, दो मात्रिका आ जाता, प्लुत आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है, तो व्यंजन जो होते हैं, वो उनमें अर्धमात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, उनमें आधा समय लगता है, इसलिए वो अर्धमात्रिक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन था आपका, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो कौन से जो शब्द हैं वो अविकारी कहलाते हैं? संज्ञा कहलाएगी आपकी, ये विशेषण कहलाएगी, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो ये चीज़ याद रखना कि अविकारी शब्द जो है उसमें क्रिया विशेषण आ जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, मस्तिष्क लिखा हुआ है। तो कौन-सा वाला मस्तिष्क है जो बिल्कुल सही पर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर जो मस्तिष्क लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें लास्ट आपका जो क्वेश्चन था कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी, मैम ने बताया होगा कि अर्ध स्वर में कौन-कौन से आते हैं। तो आपका यारा, लाबा जो है वो अर्ध स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका यावा देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यारा, लाबा जो है वो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो जो विकल्पीय प्रश्न थे काफ़ी आसान थे। अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तो उन्हें देख लेते हैं। फिर अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न था कि वाचन कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर वाचन की बात है, मैम ने पूरा बहुत अच्छे से टॉपिक ये पढ़ाया था कि वाचन कितने प्रकार का होता है। तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। ठीक है, कितने होते हैं? तो 2 टाइप होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं 2 कारकों के नाम बताइए। तो ये चीज़ तो हमने हिंदी में भी पढ़ी थी, संस्कृत में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो दोनों में ही मैम ने अच्छे से बताया होगा ये चीज़ कि हिंदी भाषा में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। ट्रिक भी थी इसकी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, ऐसे करके ये ट्रिक भी थी। तो ऐसे करके भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि झा संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? तो ये आपका मिलकर बना है आधे जा से, यानी कि आधा जा प्लस वा से, ठीक है? इससे मिलकर ये बना हुआ है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई इंसान अपने विचारों को रखने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है, ठीक है? कोई भी भाषा हो सकती है, तो भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति कहेंगे, क्योंकि वो बोलकर अपने भावों को प्रकट कर रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, ठीक है? इसमें कविता आ सकती है आपकी, कोई कथा आ सकती है, ठीक है? ये सारे क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लिपि और ध्वनि में आपस में क्या संबंध होता है? तो बहुत गहरा संबंध होता है। अगर हम बात करें लिपि और ध्वनि की, तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, वो लिपि कहलाता है। ये चीज़ याद रखना कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये भी आप लिख सकते थे। ठीक है? दोनों में गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्न समोच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। तो अनल और अनिल लिखा है। इन दोनों का आपको अर्थ लिखना था। तो देखिए, अगर हम बात करें अनल की, तो अनल का अर्थ क्या होता है? तो अनल का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि अग्नि हो जाएगा या आग हो जाएगा। ठीक है? अगर हम बात करें अनिल की, तो अनिल का अर्थ हो जाता है वायु। वायु लिख सकते हैं, पवन लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये अनिल के अर्थ हो जाएँगे। फिर दूसरा जो आपका शब्द था, वो था सकल और सकल। अगर सकल की बात कर दें हम, तो सकल का अर्थ होता है आपका समस्त या कुल, ठीक है? अगर बहुत सारी चीज़ आपके पास है, कुल में कोई चीज़ है, तो उसका अर्थ होता है सकल, ठीक है? जो पहला वाला है। और अगर हम बात करें शकल की, तो शकल में आपका आ जाता है चेहरे की बनावट, ठीक है? आपको पता होगा, तो ये तो आपने लिख दिया होगा, शकल मतलब होता है चेहरे की बनावट, ठीक है? और सकल का अर्थ था आपका समस्त या कुल या पूरा, ठीक है? ये चीज़ आप अर्थ लिख सकते थे। अगर हम बात करें उत्तरी की, तो उसमें एक ही क्वेश्चन था, वन और पर्वत के 5-5 पर्यायवाची आपको लिखने थे, ठीक है? कि वन के कौन-कौन से पर्यायवाची हैं और पर्वत के कौन-कौन से पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें वन की, तो इसमें आपका जंगल आ जाता है, जंगल आपने लिख ही दिया होगा। ठीक है, कानन आ जाता है, विपिन आ जाता है, बिटप आ जाता है, कांतार आ जाता है। ये सारे किसके हैं? वन के पर्यायवाची हैं।
अगर हम बात करें पर्वतों के पर्यायवाची, पर्वत का क्या हो जाता है, तो शिखर जो है वो पर्वत का है, गिरिराज कहते हैं पर्वत को हम लोग, गिरि कहते हैं, ठीक है, सैल कह देते हैं, भूधर कह देते हैं, ठीक है, पहाड़ कह देते हैं, ये सारे किसके पर्वत के पर्यायवाची हैं। उम्मीद है आपने ये सारा लिख दिया होगा। फिर उसके बाद जितने भी थे ये सारे आपको थ्योरी में लिखने थे, ये प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियाँ लिखनी थी आपको, ये तो आपको नोट्स में मिला होगा, ठीक है। वाक्य के आवश्यक गुण कौन-कौन से होते हैं, ये भी आपने देखा होगा नोट्स में। वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है, ठीक है, उदाहरण सहित आपको समझाना था। और विराम चिन्हों का महत्व आपको बताना था, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व ये आपको बताना था। अगर आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने में कैसी रणनीति अपनाएँगे, ये आपको अपने दिमाग से लिखनी थी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान पेपर था, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना पेपर जो है बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।